पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इस समीकरण का हल निकालना, x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जो y का जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर लेते हैं। तो दूसरे इक्वेशन को 2 से गुना कर लेते हैं। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं अब समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो y से y का y कैंसिल हो जाएगा, y का कोफिशिएंट सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इक्वल टू 10 प्लस 4। ये 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7x बराबर 14। तो x बराबर 14/7, x का वैल्यू हो जाएगा 2। जब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो वहां से y का वैल्यू आएगा। समीकरण 1 में जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो समीकरण 1 था 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 6 प्लस क्या होगा 4y इक्वल टू 10। 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4। x y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 1 होगा। ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एवं 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है, अवरोधी है, विरोधी है, आश्रित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। एलसीएम 6 होगा तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। इसको मान लिया इक्वेशन 1। इसको यहाँ पे इसके कंडीशन क्या होता है कि अगर a1/a2 होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इक्वेशन होता विरोधी का। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता तो ये होता अविरोधी का। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू होता c1/c2, ये होता आश्रित का। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू हो जाएगा 9, a1 का वैल्यू 9, b1 का वैल्यू 10 और c1 का वैल्यू माइनस 42। यहाँ से अगर a2 का वैल्यू हो जाएगा 9, b2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 और c2 का वैल्यू माइनस 14। तो a1/a2 का अगर रेशियो लेते हैं तो a1 का वैल्यू दिया हुआ 9 और a2 दिया हुआ है ये भी 9, रेशियो हो जाएगा 1:1। b1/b2 अगर निकालते हैं तो b1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 और b2 का वैल्यू दिया हुआ माइनस 10, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 तो ये होता है विरोधी का। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं हैं, संपाती रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। संपाती के लिए कंडीशन होता है, संपाती रेखा के लिए
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और समांतर के लिए कंडीशन होता है पैरेलल लाइन के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कंडीशन अगर आलेख अगर प्रतिच्छेदी है तो इस केस में हल की संख्या होता है केवल एक, जब संपाती होता है तो इसमें हल की संख्या होता है इनफाइनाइट होता है, अनगिनत होता है, और जब समांतर होता है तो इस केस में हल की संख्या होता है शून्य होता है। तो यहाँ से A1 का वैल्यू हो जाएगा इस इक्वेशन से 2, B1 का वैल्यू 3 और C1 का वैल्यू 15, A2 का वैल्यू दिया हुआ 3, B2 का वैल्यू दिया हुआ -2 और C2 का वैल्यू दिया हुआ -12। तो A1/A2 अगर निकालते तो A1 का वैल्यू दिया 2, B1 A2 का वैल्यू दिया 3, B1/B2 अगर निकालते तो B1 का वैल्यू दिया हुआ 3 और B2 का वैल्यू दिया हुआ -2। तो क्या देखा यहाँ से कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो आलेख होता है प्रतिच्छेदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिच्छेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय 2x -3y बराबर 15 और 4x - 6y बराबर 7 का हल है। एक और केवल एक, कोई हल नहीं, अनगिनत हल और इनमें से कोई नहीं। तो A1 का वैल्यू इस इक्वेशन से हो जाएगा 2, B1 का वैल्यू -3 और C1 का वैल्यू -15, A2 का वैल्यू हो जाएगा 4, B2 का वैल्यू हो जाएगा -6 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -7। तो A1/A2 अगर निकालते तो A1/A2 का रेशियो है 2/4 1/2, B1/B2 का रेशियो होगा -3/6 1/2 और C1/C2 का रेशियो होगा -15/-7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए 15/7। तो यहाँ से क्या है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ये कंडीशन होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होता है समांतर का। और समांतर जब आलेख जब समांतर होता है उसमें हल की संख्या होता है शून्य होता है, कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x + 4y 4x + py = 16 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 9y = 15। ये दोनों आलेख समांतर है। तो पूछा जा रहा p का वैल्यू क्या होगा। तो समांतर के लिए कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से A1 का वैल्यू दिया हुआ 4, A2 का वैल्यू दिया हुआ P, B1 का वैल्यू दिया हुआ P और C1 का वैल्यू दिया हुआ -16। A2 का वैल्यू हो जाएगा 2, B2 का वैल्यू हो जाएगा 9 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -15। कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 निकालेंगे तो 4/2 इक्वल टू P/9 नॉट इक्वल टू -16/15। क्रॉस मल्टी यहाँ से 4/2 इक्वल टू P/9, ये हो जाएगा P इक्वल टू 18। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 41/2, नेक्स्ट है 31/2 और दूसरा ऑप्शन है -1, -5/6, -2/3, -1/2 और तीसरा ऑप्शन है 8, 14, 20, 26 और अगला है 4, 10, 15, 20। 4, 10, 15, 20। तो इसमें क्या दिख रहा है कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है।
तो पहला दो टर्म का बीच का डिफरेंस है +6, नेक्स्ट का है 5 और फिर है 5। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सार्वंतर सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये जो होगा वो एपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x - 1 3 7 और 3x समांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालना। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो फर्स्ट और सेकेंड पदों का अंतर जो होगा वो थर्ड और सेकेंड टर्म के अंतर के बराबर होगा। तो पहला दो टर्म का अंतर होगा 7 माइनस 2x माइनस 1 और लास्ट के दो टर्म का अंतर होगा 3x माइनस 7। ये हो जाएगा 7 माइनस 2x माइनस +1 इक्वल टू 3x माइनस 7। x को अगर इस साइड लाते तो 2x माइनस 3x इक्वल टू -7 और ये -8 -5x इक्वल टू -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 15/5, x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू होगा 3, ऑप्शन दिया हुआ ए x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एपी का एनवा पद दिया, किसी एपी का यदि an समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद है तो A40 यानी कि 40वां पद और 35वां पद का अंतर होगा। एक एपी है दिया हुआ 5, 12, 19 और इस एपी का पूछा जा रहा है A40 माइनस A35 यानी कि 14 टर्म माइनस 35 टर्म। तो 40वां टर्म और 35वां टर्म का अंतर पूछा जा रहा है। तो किसी एपी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1d, जैमा पद होगा उससे एक कम d होता है। तो 40वां पद जो होगा वो a प्लस 39d होगा और 35वां पद होगा a प्लस 34d। इसके जगह पे पुट करते हैं, A40 के जगह पे a प्लस 39d और A35 के जगह पे a प्लस 34d। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 39d माइनस 34d, यह आ जाएगा 5d। और इस एपी से d का जो वैल्यू है कहीं से भी निकालेंगे दो टर्म के बीच का अंतर, तो 12 माइनस 5 हो जाएगा 7। तो 5 गुने 7 इक्वल टू क्या होगा 35। तो A40 माइनस A35 का जो वैल्यू होगा 40वां पद और 35वां पदों का जो अंतर होगा वो 35 होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है और इसका सार्वंतर -4 है, तो प्रथम पद क्या होगा। एक एपी दिया हुआ जिसका 7वां पद का टर्म दिया हुआ है 4 और इस एपी का सार्वंतर दिया हुआ है -4। तो डी का वैल्यू दिया हुआ -4 और एपी का 7वां पद दिया हुआ 4। तो प्रथम पद पूछा जा रहा है ए का वैल्यू। तो किसी एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो एपी का 7वां पद होगा a प्लस 6d इक्वल टू 4 और डी का वैल्यू दिया हुआ -4। तो a प्लस 6 गुने -4 इक्वल टू 4, a माइनस 24 इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 24, a का वैल्यू हो जाएगा 28। तो a का वैल्यू प्रथम पद जो होगा वो 28 होगा। ऑप्शन दिया हुआ डी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो है वो दिया हुआ 4n² प्लस 2n। जो एपी है उसका nवां टर्म दिया हुआ 4n² प्लस 2n। तो इस एपी का पूछा जा रहा है कि सार्वंतर क्या होगा। तो Sn जो होता है अगर पहला पद का अगर S1 डिनोट कर रहा है इसका मतलब प्रथम एक पदों का योग, अगर S2 अगर दिया हुआ इसका मतलब दो पदों का योग है पहला और दूसरा पद का, अगर S3 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या पहला दूसरा और तीसरा पदों का योग। तो Sn का वैल्यू दिया हुआ 4n² प्लस 2n, इसका मतलब n पदों का योग जो दिया हुआ है उसको डिनोट किया जा रहा है 4n² प्लस 2n से। तो अगर S1 n के जगह पे अगर 1 अगर पुट करते हैं तो S1 का वैल्यू हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1। तो 4 प्लस 2 S1 का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा और S1 6 है, इसका मतलब क्या है कि T1 का वैल्यू क्या है 6 है, क्योंकि S1 जो होता है वो T1 के इक्वल होता है। S2 अगर निकाले तो n के जगह पे पुट करेंगे 2, तो 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुने 4 प्लस 4
यानी कि 16 प्लस 4, 16 4 हो जाएगा 20। तो S2 का वैल्यू हो जाएगा 20। अब S1 का वैल्यू दिया हुआ है 6 और S1 होता है T1 के बराबर, यानी कि T1 का वैल्यू दिया हुआ है 6 और S2 जो होता है प्रथम दो पदों का योग होता है T1 और T2 का। तो ये T1 और T2 का जो वैल्यू दिया हुआ 20 दिया हुआ है और यहाँ से T1 का वैल्यू दिया हुआ 6, तो इसके जगह पे जब 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस T2 इक्वल टू 20, तो T2 जो होगा वो 14 हो जाएगा। अब पहला पद AP का 6 है और दूसरा पद AP का 14 है। कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर होता है वो किसी भी दो पदों का अंतर होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो दूसरा पद दिया हुआ 14 और पहला पद दिया हुआ 6, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 होगा। इस AP का जो सार्वंतर होगा वो 8 होगा, ऑप्शन दिया हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -2,8 और -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बी से बनने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ -2,8 और बी का निर्देशांक दिया हुआ -6,-4। तो इस बिंदु से बनने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि जो AB से बनने वाले रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु O है, तो O का निर्देशांक क्या होगा? अगर A और B का निर्देशांक, अगर मान लेते हैं कि A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है, तो इन दोनों शीर्ष से बनने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो x1 प्लस x2 y2 होता है y1 प्लस y2 y2। तो अगर इस बिंदु का अगर निर्देशांक निकाले O का तो क्या होगा? -2 -6/2 8 -4/2, ये हो जाएगा -8/2 और 4/2, यानी कि हो जाएगा -4,2। तो AB बिंदु से बनने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा -4,2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा B -4,2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1,2 0,0 और 1,B संरेख हो तो रिलेशन बतलाना है, ABC में रिलेशन क्या है। तो A का मान लेते हैं, A का निर्देशांक दिया हुआ है 1,2, B का निर्देशांक दिया हुआ है 0,0 और C का निर्देशांक दिया हुआ है A,B। तो इस तीनों बिंदु से अगर ये तीनों बिंदु संरेख है तो संरेख बिंदु का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होगा, और जब एक ही लाइन पे होगा तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0 होगा। तो इसका नाम दे देते हैं x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो इस तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ से पुट करेंगे तो एरिया होगा 0 के इक्वल, क्योंकि बिंदु संरेख है। x1 की जगह पे 1 पुट करेंगे, y2 का वैल्यू 0 है और y3 का वैल्यू b है, प्लस x2 का वैल्यू 0 है, y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू b है और y1 का वैल्यू 2 है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो x3 का वैल्यू a है, y1 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू 0 है। अब ये टर्म पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से गुना करें तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 1 को माइनस b से गुना करेंगे माइनस b, ये पूरा टर्म 0, और 2 को a से गुना करेंगे तो 2a, तो ये आया 2a माइनस b इक्वल टू 0। तो a और b में रिलेशन क्या है? 2a जो है 2a माइनस b इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि 2a बराबर b। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ C, 2a बराबर b। तो a और b में रिलेशन क्या है कि b जो है a का 2 गुना, ऑप्शन दिया हुआ C इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A का निर्देशांक दिया हुआ 2,3, B का निर्देशांक दिया हुआ 1,-3 और केंद्रक दिया हुआ 3,0। तो तीसरे शीर्ष का नियामक निर्देशांक पूछा जा रहा। हम क्या जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर होता है तो
उसके केंद्रक का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो g डिनोट करता है केंद्रक को, और केंद्रक का वैल्यू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और केंद्रक की अगर बात करते हैं तो केंद्रक कहते हैं किसको है, तो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है या प्रतिच्छेद करता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक को डिनोट करते हैं जी से, और जो जी है केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या दिया होता है कि त्रिभुज का दो शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का दिया हुआ 2,3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1,-3, और इसका केंद्रक जो जी है उसका निर्देशांक दिया हुआ 3,0। तो पूछा जा रहा है कि जो तीसरा शीर्ष है उसका निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक क्या होगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 क्या दिया हुआ 2, x2 दिया हुआ 1, और मान लेते हैं इसका निर्देशांक क्या है x, y। तो x3 क्या है x 2 प्लस 1 प्लस x/3, y1 प्लस y2, तो y1 क्या है 3, y2 क्या -3 और y3 क्या है तो y/3, और केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ था 3,0, तो इसको 3,0 की इक्वल करेंगे। तो 2 1 3 प्लस x/3, 0 प्लस y/3। यहाँ से हो जाएगा x को x से कंपेयर करेंगे, y को y से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा 3 प्लस x/3 इक्वल टू 3, यानी कि 3 प्लस x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और दूसरा हो जाएगा y/3 इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0। तो जो c का निर्देशांक माने थे x, y, ये वैल्यू आया किसके इक्वल, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो c का निर्देशांक होगा 6,0। ऑप्शन हो जाएगा इसका c 6,0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो DC का वैल्यू क्या होगा। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। तो AB बराबर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BD दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, पूछा जा रहा CD, इसको मान लेते हैं x। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये AD जो है एंगल A का अगर बाइसेक्टर है तो AB बाय BD का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AC बाय CD के रेशियो के इक्वल। अब यहाँ से AB का वैल्यू दिया हुआ 4, BD का वैल्यू दिया हुआ 2 इक्वल टू 6/x। इससे इसको काट लेंगे दो बार में, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो जो DC का लंबाई या CD का लंबाई होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC में DE पैरेलल है BC के। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। AD बाई DB का रेशियो है 4/x-4, AD बाई DB का रेशियो है x4/x-4, और AE बाई EC का रेशियो है 8/3x-19। तो पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये DE जो है BC के समांतर है तो AD बाई DB का जो रेशियो होगा, AD बाई DB का जो रेशियो होगा वो AE बाई EC के रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो AD का वैल्यू दिया हुआ था 4 और BD का वैल्यू दिया हुआ है x-4 इक्वल टू AE का वैल्यू दिया हुआ 8 और CE का वैल्यू दिया हुआ 3x-19। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू x-4 इक्वल टू 4 इंटू 3x-19। तो 8x-32 इक्वल टू 12x-76। x वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो 8x-12x इक्वल टू -76 प्लस 32। तो -4x इक्वल टू -4 -44। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो
11 होगा। x का वैल्यू आएगा 11, ऑप्शन दिया हुआ सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो एंगल C का मान क्या होगा? तो AB का वैल्यू दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है एंगल C क्या हो। इसमें इस तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा है AB है और AB के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C है। तो अगर देखते हैं कि अगर ये AB का स्क्वायर जो है बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा, अगर अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा तो इसके विपरीत जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसका मतलब त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो AB का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अगर करते हैं तो ये होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169। तो क्या दिखा कि AB का स्क्वायर जो है वो BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो त्रिभुज की भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो एंगल C होगा, क्योंकि ABC त्रिभुज था, और ABC में AB भुजा के सामने का जो होगा एंगल C होगा, और C होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो दो समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का एक का भुजा A है और दूसरा का भुजा B है। तो अगर इस त्रिभुज का भुजा अगर A है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया A1 √3/4 A स्क्वायर, और इसके साइड को मान लेते हैं B है तो इसका क्षेत्रफल A2 हो जाएगा √3/B स्क्वायर। अब इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 9:4, तो पूछा जा रहा है इसका परिमाप का अनुपात क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? अगर साइड इसका A है तो इसका परिमाप होगा 3A और इसका परिमाप हो जाएगा 3B होगा। तो एरिया का रेशियो दिया हुआ था A1/A2 का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:4 दिया हुआ, और A1 का वैल्यू क्या है? √3/4 A स्क्वायर, तो √3/4 A स्क्वायर बाय √3/4 B स्क्वायर, A2 का वैल्यू √3/4 B स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ 9/4 दिया हुआ। यहाँ से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर का वैल्यू होगा 9/4। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं A/B का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। यहाँ स्क्वायर है, इस जगह तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, और 9/4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3:4 होगा। तो जो साइड का जो रेशियो होगा, क्योंकि निकालना है परिमाप का अनुपात, और परिमाप का अनुपात P1/P2 निकालेंगे तो P1/P2 का आएगा 3A/3B, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा A/B, और A/B का जो वैल्यू आया 3:4 है। तो अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:4 है तो इसका भुजा का अनुपात होगा 3:4। ऑप्शन 3:2 होगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा B 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/D इक्वल टू BC/EF इक्वल टू AC/DF बराबर 5/7 हो तो त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दो त्रिभुज दिया हुआ ABC और DEF दिया हुआ, जिसमें इसके संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ 5:7 दिया हुआ। तो संगत इसका क्षेत्रफल जो होगा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो वैल्यू होगा बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो वैल्यू होगा वो इसके संगत भुजा के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका साइड मान लेते हैं AB, और इसका साइड AB पकड़े तो इधर हो जाएगा D, तो AB/D का होल स्क्वायर, और AB/D बराबर BC/EF बराबर AC/DF जो है इक्वल टू क्या है 5/7, तो 5/7 इसमें पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो वैल्यू होगा वो 5/7 का होल स्क्वायर,
और 5/7 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 25/49। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 25/49 होगा। ऑप्शन दिया हुआ इसका बी 25 अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है यदि ए डी पी एस क्रमशः एंगल ए और एंगल बी का अर्धरक है तथा एडी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, पीसी बराबर 5.2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो त्रिभुज है, एक है एबीसी और दूसरा त्रिभुज समरूप त्रिभुज है पीक्यूआर। एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर, जिसमें क्या दिया हुआ कि एडी और पीएस ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है ए और पी का, और एडी का जो लंबाई दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर और पीएस का लंबाई दिया हुआ 5.2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ये दोनों और सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, तो त्रिभुज एबीसी बाय त्रिभुज डीईएफ का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा एडी बाय पीएस के स्क्वायर के ऊपर। और एडी का वैल्यू क्या देगा 6.5, पीएस का वैल्यू क्या देगा 5.2, इसका होल स्क्वायर। ये डेसिमल दोनों में कैंसिल हो जाए क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें भी सेम डिजिट है और इसमें भी सेम डिजिट है। ये होगा 65/52 का होल स्क्वायर। इसको और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर तोड़ते हैं ये 13 से, तो 13 × 5 = 65 और 13 × 4 = 52, तो 5/4 का क्या होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर होता है 25/16। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा 25/16। ऑप्शन दिया हुआ ए 25/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा अगर ए दिया हुआ है तो इसका क्षेत्र, इसका प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा समान होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और अगर इसका भुजा अगर ए है तो इसका परिमाप का सूत्र होता है 3 गुने भुजा, और भुजा ए है तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या होगा 3a। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका √3/4 a स्क्वायर। अगर इसका साइड अगर ए है तो इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 a स्क्वायर। इसका माध्यिका या फिर ऊंचाई का जो लंबाई होता है वो सेम होता है, माध्यिका या फिर ऊंचाई की लंबाई होगा √3/2 है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर ए हो तो उसका ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई होगा √3/2a। ऑप्शन इसका दिया हुआ है ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, ऑप्शन होना चाहिए √3/2a। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 20 17 14 11 का 35वां पद क्या है। तो किसी एपी का 35वां पद होगा a + 35 - 1d, क्योंकि tn का फॉर्मूला होता है tn = a + n - 1d। तो एपी का 35वां पद हो जाएगा a + t35 = a + 35 - 1d। अब इस एपी में a का वैल्यू दिया हुआ 20, d का वैल्यू कहीं से भी निकालेंगे तो ये 17 - 20 अगर करते तो क्या होगा -3, सार्वंतर -3, और 35वां पद निकालना है तो t35 का वैल्यू क्या होगा a + 34d। a के जगह पे पुट करेंगे 20 और d के जगह पे पुट करेंगे -3, तो 20 और ये हो जाएगा ± 102, घटाएंगे तो ये हो जाएगा -90। तो इस एपी का जो 35वां पद होगा वो माइनस का होगा 92। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 82। तो इसका ऑप्शन होगा बी -82। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी 3, 8, 13, 18
लास्ट टर्म है इसका 93। पूछा जा रहा है कि एसएपी में टोटल कितना पद है, तो मान लेते हैं कि एसएपी में n टर्म, एसएपी का nवा पद दिया हुआ 93, ए का वैल्यू दिया हुआ 3 और डी का वैल्यू दिया हुआ 5। अब tn का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो tn के जगह पे पुट करें 93, तो 93 बराबर a के जगह पे 3, n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे पुट करेंगे 5। ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 90/5 इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1। तो 18 बराबर क्या होगा n माइनस 1, 18 प्लस 1, n का वैल्यू हो जाएगा 19। तो इस एपी में जो पदों की संख्या होगा वो 19 होगा। ऑप्शन दिया हुआ ए 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ है 1 3 5 7 और इस एपी के प्रथम 30 पदों का योग निकालना है। ए का वैल्यू दिया हुआ इसमें 1, डी का वैल्यू होगा 2 और एन का वैल्यू दिया हुआ 30, प्रथम 30 पद का। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो एस 30 प्रथम 30 पद का योग निकालना, तो n के जगह पे 30 पुट करेंगे। तो एस 30 इक्वल टू 30/2 इंटू 2a, 2 इंटू 1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे पुट करेंगे 2। ये से ये कटेगा 15 बार में। एस 30 इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 29 गुने 2, और ये हो जाएगा 15 गुने 2 प्लस 29 गुना हो जाएगा 58, 58 2 60, और 60 को जब 15 से गुना करें तो ये हो जाएगा 900। तो जो प्रथम 30 पदों का जो योग होगा इस एपी का वो 900 होगा। ऑप्शन दिया हुआ ए 900। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ -2√2, -√2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अगर किसी बिंदु का चिन्ह अगर माइनस माइनस है तो वो बिंदु होता है तृतीय चतुर्थांश में स्थित। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि 5 cos θ, 0, 5 sin θ के बीच का दूरी क्या है। तो बिंदु दिया हुआ मान लेते ए और बी दो बिंदु है, जिसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ 5 cos θ, 0 और एक का दिया 0, 5 sin θ। इसके बीच का दूरी निकालना। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये बिंदु एक को मान लिया x1 y1, दूसरा को x2 y2। तो जो ए बी लेंथ होगा वो होगा x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 माइनस 5 cos θ का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 sin θ माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -5 cos θ का होल स्क्वायर प्लस 5 sin θ का होल स्क्वायर, और -5 cos θ का होल स्क्वायर क्या होगा 25 cos स्क्वायर θ प्लस 25 sin स्क्वायर θ। अब दोनों टर्म में 25 कॉमन है, जब 25 कॉमन खींचेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बराबर और √25 इंटू साइन स्क्वायर θ प्लस कॉस स्क्वायर θ, और साइन स्क्वायर θ प्लस कॉस स्क्वायर θ आइडेंटिटी होता है 1 होता है इसका वैल्यू। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √25 गुने 1, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो ए बी का लेंथ क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया हुआ बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु बी से एक्स एक्स पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है और y पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो b का निर्देशांक क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी बिंदु b से x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई 10 है, b से डाला गया x अक्ष पे लंब और x अक्ष पे b से डाला गया x अक्ष पे जिसकी लंबाई क्या है 10 यूनिट दिया हुआ है, और y अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई 5 है, y पे डाला गया है यहाँ से, इसका क्या दिया हुआ 5 यूनिट। तो पूछा जा रहा b का निर्देशांक क्या होगा। क्वेश्चन दिया है कि b बिंदु b से x अक्ष पे जो डाला गया लंब की लंबाई है वो 10 इकाई है और y अक्ष पे डाला गया उसकी लंबाई 5 है। तो पूछा जा रहा है कि b का निर्देशांक क्या हुआ। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है और ये लेंथ कितना यूनिट है 10 यूनिट। तो पहले x का निर्देशांक लिखते हैं और x ये कितना है 5
और ये y का लेंथ है तो y कितना है 10। तो ये बिंदु B का जो निर्देशांक होगा 5,10। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए 5,10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1,-3 और 4,6 के बीच का दूरी क्या है। 1,-3 और 4,6 के बीच का दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र क्या होता है x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। ये d का वैल्यू क्या हो जाएगा √90 हो जाएगा। तो √90 को 9 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3√10। तो जो दूरी होगा 3√10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ है होगी। तो y अक्ष पे जितना भी बिंदु होता है उसका फॉर्म होता है रूप होता है 0,y। तो मान लेते हैं कि y अक्ष पे कोई बिंदु है 0,y और ये बिंदु 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। समान दूरी पे है तो ये जो लेंथ होगा OA और OB ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि समदूरस्थ बोला गया और समदूरस्थ है इसका मतलब क्या है कि समान दूरी पे होगा। तो OA लेंथ बराबर क्या करेंगे OB। OA लेंथ क्या हो जाएगा तो √0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस दूरी सूत्र लगाएंगे तो y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करें तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 + 4y इक्वल टू 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y। अब यहाँ से y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4 प्लस में इस साइड में 4 इधर भी है कैंसिल हो जाएगा। इधर बच गया 25 प्लस 4y इक्वल टू 9 माइनस 4y। y वाले को एक तरफ और बिना y वाले को कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4y प्लस 4y इक्वल टू 9 माइनस 25। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8y इक्वल टू -16। y का वैल्यू हो जाएगा -2। y एक्स पे बिंदु माने थे 0,y तो x का वैल्यू 0 होगा y एक्सिस पे और y का वैल्यू आया -2। तो y एक्सिस पे जो बिंदु होगा 0,-2। ऑप्शन हो जाएगा इसका C 0,-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक दिया हुआ 0,0। ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ 0,0, बी का निर्देशांक दिया हुआ 8,0, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 8,6 और डी का निर्देशांक दिया हुआ है 0,6। तो पूछा जा रहा है कि आयत ABCD का विकर्ण का लंबाई क्या होगा। तो ABCD आयत है और इसके विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है, चाहे AB निकाले या फिर AC निकाले, आयत का दोनों विकर्ण समान होता है। तो अगर BD अगर निकालते हैं इस आयत का BD का लंबाई, तो BD का लंबाई क्या हो जाएगा √अंडर दूरी सूत्र से लगाएंगे, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो एक फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BD का जो लेंथ होगा वो √अंडर x2 करेंगे तो 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो BD का लेंथ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 36, 64 36 हो जाएगा और √100 और 100 का वर्गमूल होगा 10। तो जो BD विकर्ण हो या फिर AC विकर्ण की लंबाई होगा वो 10 इकाई होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0,4, 0,0 और 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो एक त्रिभुज दिया हुआ जो y अक्ष पे जो बिंदु है 0,4 है और x एक्सिस पे जो बिंदु दिया हुआ वो 3,0 है और एक बिंदु दिया हुआ 0,0 जो मूल बिंदु का निर्देशांक। तो पूछा जाए कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो ये लंबाई दिया हुआ 3 इकाई होगा और ये लंबाई 4 इकाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। और परिमाप निकालना तो परिमाप त्रिभुज का परिमाप निकाला जाता है तीनों भुजा का योग। तो भुजा एक 3 आया, दूसरा 4 है और एक 5 है। तो 3 + 4 + 5 जब सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 इकाई। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 12 इकाई होगा। ऑप्शन दिया हुआ सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि चर का घात जो होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पहला में चर का घात पूर्ण संख्या है, ये होगा, दूसरा भी होगा। तीसरा में x + x √x है, x का पावर 1/2 है और 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन सी है ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 3x² - 7x + 2 3x² - 7x + 2 और एक बहुपद दिया 2x² + 3x - 5 का घात है। दो बहुपद दिया हुआ और इस दोनों बहुपद के गुणनफल का घात पूछा जा रहा है। तो जब गुणा के टर्म में जब दिया जाता है दो बहुपद और उसका घात अगर निकालना होता है तो दोनों बहुपद का घात का जो योग होता है वही जो गुणनफल होता है उसका घात होता है। तो इस बहुपद का घात 2 है और ये बहुपद इसका भी घात 2 है। तो इसके गुणनफल से जो भी बनने वाला बहुपद होगा वो इस दोनों बहुपद के घात का योग है। तो 2 क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन दिया हुआ सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि x² - 13 के शून्य क्या है। एक बहुपद दिया हुआ x² - 13 इसका शून्यक निकाल। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के इक्वल करते हैं। अब इसको 13 को हम लिख सकते हैं √13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म आ गया a² - b² और a² - b² होता है a + b इंटू क्या होता है a - b। इसको हम a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + और √13 इंटू x - √13 इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो एक है कि इसको क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल टू x + √13 इक्वल टू 0 और x - √13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का √13 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा x बराबर √13। तो इस बहुपद का दोनों शून्यक होगा, एक √13 + √13 और एक होगा -√13। तो ऑप्शन दिया हुआ सी √13 और -√13। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि m के किस मान के लिए 4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक शून्यक है। तो शून्यक जब होगा जब इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा इस बहुपद को x² - x - 2 इंटू -2m + 2 का एक शून्यक दिया हुआ 4। तो इसमें x के जगह पे जब 4 पुट करेंगे तो इस बहुपद का वैल्यू होगा 0 क्योंकि 4 इसका शून्यक है तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो x के जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर -4 - 2m + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 16 - 4 - 2m + 2 इक्वल टू 0। 16 में से 4 घटाएंगे 12 - 2m + 2 इक्वल टू 0। ये +12 है उस जाएगा तो -12। तो 2m + 2 इक्वल टू 2m + 2 -2m + 2 इक्वल टू -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2m + 2 इक्वल टू 12। 2m बराबर क्या हो जाएगा 10। m का वैल्यू हो जाएगा 5। तो m का वैल्यू होगा 5। ऑप्शन दिया हुआ डी m इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि बहुपद px बराबर ax² -3 इंटू a - 1 x - 1
का एक शून्यक एक है तो ए का मान होगा, एक शून्यक दिया हुआ ए दिया हुआ तो ए का वैल्यू क्या होगा। अगर एक x का शून्यक हुआ तो इसमें ए से पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि P1 का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अब जहां जहां पे x है इस पॉलिनोमियल उसके जगह पे क्या पुट करें, एक, तो a गुने a का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक का a हो जाएगा माइनस का 3a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, a का वैल्यू हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू 1 होगा, ऑप्शन दिया हुआ है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 और 1 माइनस 1/2 है। तो मान लेते हैं कि शून्यक एक अल्फा दिया हुआ है 3/5 और बीटा दिया हुआ है -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस -1/2, एलसीएम लेंगे 10 होगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1/10। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3/5 इंटू -1/2 यानी कि -3/10 होगा। अब फॉर्म क्या होता है कि अगर किसी द्विघात बहुपद का अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक पता हो तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/10 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -3/10। ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पुट करेंगे 1/10 x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे माइनस का 3/10। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, एलसीएम ले लेते तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 10 होगा, और एलसीएम जब 10 होगा तो ये हो जाएगा k इंटू k/10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k/10 इंटू 10x स्क्वायर -1x माइनस 3। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ सी, k/10 कांस्टेंट है, इसको नहीं ये वैल्यू नहीं दिया हुआ, 10x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3 दिया हुआ, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px एक बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और इसका शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ, तो वैल्यू पूछा जरा 4/3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू -4। अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा इस बहुपद का शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/, और बी का वैल्यू क्या है -3, तो -3/a, ए की जगह पे एक पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 3, वैल्यू निकालना 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू के जगह पे क्या पुट करेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि बहुपद px एक का एक शून्यक 5 है तो px का एक गुणनखंड होगा। तो अगर px का एक शून्यक 5 है तो इसका गुणनखंड होगा x-5, क्योंकि x-5 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 5, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा a x-5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुपद दिया हुआ px x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 और qx दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो जब इसको px को qx से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा, भाग में घात घटता है, तो px का घात है 4 है और qx का घात 2 है, दोनों को जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा घात, जो भागफल होगा उसका घात 2 होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है कि एक बहुपद दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 और इसका शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा। तो वैल्यू पूछा जा रहा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये अगर देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
और ये वैल्यू दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा जो है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया, और अल्फा प्लस बीटा इसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस बहुपद में ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, बी का वैल्यू दिया हुआ 5 और सी का वैल्यू दिया हुआ 8। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए जब निकालेंगे तो बी का वैल्यू है 5 है, तो माइनस 5 बाई ए का वैल्यू 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा -5। तो -5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा 25। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा वो 25 होगा। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त है जिसका जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से डाला गया जीवा की वृत्त से केंद्र पर डाला गया लंब है जीवा पे, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ओ बी जो है वृत्त का त्रिज्या है और ओ जो है लंब डाला गया है जीवा ए बी पे। ए बी की लंबाई था 8 था, जब केंद्र से लंब डाला जाता है जीवा पे तो ये दो भागों में बट जाता है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ बी निकल जाए, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, 16 में क्या होगा √25, 25 का हो जाएगा 5। तो जो त्रिज्या होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा। तो दो वृत्त है यहाँ पे इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि कॉमन इसमें स्पर्श रेखा क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है। तो इस केस में दो क्या होगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा, जबकि अगर एक्सटर्नली अगर बाइसेक्ट करता तो उस केस में जो कॉमन टेंजेंट होता है उसकी संख्या 3 होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। तो एक वृत्त है जिसमें क्या दिया हुआ है कि वृत्त के जीवा की लंबाई जो है वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त के तो केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। तो जीवा की लंबाई और वृत्त के त्रिज्या की लंबाई तीनों सेम है। अगर मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा और ये भी r होगा, तो ये एक बन गया त्रिभुज। तीनों भुजा समान है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा, ये कोण भी 60 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 60 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पे पूछा है, तो वृत्त पे केंद्र पे जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपी और टीक्यू किसी वायु बिंदु टी से वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है और एंगल OPQ जो है 120 डिग्री दिया, तो OTP क्या होगा। तो T से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा डाला गया जिसका केंद्र O है, डाला कहाँ से गया T से, और जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो दिया हुआ TP है और TQ है, TP और TQ है, जिसमें दिया हुआ कि एंगल POQ बराबर 120 डिग्री। POQ ये POQ जो है POQ ये 120 डिग्री दिया हुआ, तो पूछा जा रहा है OTP का वैल्यू क्या होगा। OTP का वैल्यू, तो ये एक चतुर्भुज दिख रहा है, ये जो है एक चतुर्भुज दिखा जिसमें एंगल P है, ये एंगल O है, ये Q है और ये T है। पूछा जा रहा था OTP ये एंगल पूछा जा रहा है
TP। तो ये पूरा 120 था। ये लाइन जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करेगा तो ये कितना होगा, 60 होगा, ये 90 होगा क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 60, ये 90, 150 हो गया। और त्रिभुज का तीनों कोण का योग हम क्या जानते हैं, 180। तो ये बाकी का जो ये एंगल P होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या हो। तो tan 2a डिग्री का वैल्यू दिया हुआ cot a माइनस 18 डिग्री। तो पूछा जा रहा है a का वैल्यू क्या होगा, एंगल a का वैल्यू क्या हो। तो tan और cot cos बराबर होता है जब इसके कोण का योग 90 डिग्री होता है। तो या तो हम tan को बदल ले cot के टर्म में, या फिर cot को ही हम बदल लेंगे tan के टर्म में। तो tan को बदलते हैं cot के टर्म, जब cot के टर्म में चेंज करेंगे तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2 इक्वल टू क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ए वाले को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस 2a माइनस ए इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 108। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 108 बाई क्या होगा 3, कैंसिल करेंगे तो a का वैल्यू होगा 36 डिग्री। तो a का वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन दिया भी 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि साइन थीटा बराबर 3/2 हो तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या हो। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ √3/2 और वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू। तो साइन थीटा अगर √3/2 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। वैल्यू पूछा जा रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो थीटा की जगह पे पुट क्या करेंगे, 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 क्या होगा 2। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस नो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्या, नो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस नो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। इस दोनों टर्म में कॉमन 9 है तो 9 कॉमन खींच लेते हैं, तो बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 प्लस 1, 9 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 की इक्वल। तो ऑप्शन है बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ a बाई बी, तो कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, a बाई बी पूछा जा रहा है कॉस थीटा। ये दिया हुआ p बाई h का वैल्यू दिया हुआ, b का वैल्यू क्या होगा, तो b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कोस थीटा का वैल्यू पूछा जाता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है b बटा एच होता है। तो b के जगह पे क्या पुट करेंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और h के जगह पे क्या पुट करेंगे b। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन इसका होगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी। ऑप्शन दिया हुआ है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 13/12, पूछा हमसे जा रहा कॉट थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा बी। h का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू 12 है। तो यहाँ से p निकालेंगे और p बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। तो h बराबर h के जगह पर 13 पुट रहे हैं, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो √25 और √25 का वैल्यू हो जाएगा 5। तो जो p का वैल्यू है वो 5 है। पूछा जा रहा है हमसे कॉट थीटा का वैल्यू। कॉट थीटा बराबर क्या होता है b बाई पी, और b का वैल्यू कितना है 12 और p का वैल्यू क्या है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12/5।
ऑप्शन दिया हुआ सी 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सेक थीटा और टेन थीटा को सेक थीटा को 1 बाय कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं और टेन को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा और कॉस टेन थीटा का फॉर्म होता है साइन और कॉस के रूप में साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से हम लिख लेंगे एलसीएम इसका होगा cos थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर में दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। थीटा से थीटा सॉरी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बच जाएगा एक cos थीटा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घनाभ के तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो तीन संलग्न किसी क्यूबॉइड का थ्री कॉन्जिक्यूटिव फेसेस का एरिया दिया हुआ ए बी सी दिया हुआ, तो पूछा जा रहा उसका वॉल्यूम क्या होगा आयतन क्या होगा। मान लेते हैं कि जो ये फेस है फ्रंट उसका एरिया दिया हुआ ए, जो नीचे वाला बॉटम है उसका दिया बी और ये जो साइड वाला है इसका मान लेते हैं सी दिया हुआ। तो नीचे वाले में लेंथ एक तो लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है, यानी कि L गुने बी का वैल्यू दिया हुआ है ए, जो नीचे वाला क्षेत्र है उसमें लंबाई और चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। दूसरा अगर फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट का क्या है इसमें लंबाई है और ऊंचाई, तो लंबाई गुने ऊंचाई का वैल्यू दिया हुआ है बी और इस साइड वाला में क्या है तो एक लंबाई है एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई, तो बी गुने एच का वैल्यू दिया हुआ सी। अब इस तीनों को अगर हम गुना कर लेते हैं इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ए बी सी और ये एल बी एच जो होता है घनाभ का आयतन होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या आ गया घनाभ का आयतन का वर्ग बराबर ए गुने बी गुने सी, ये आयतन है तो आयतन का होल स्क्वायर इक्वल टू है ए बी सी, ये स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो जो आयतन होगा वो रूट अंडर ए बी और सी होगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी रूट अंडर ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 216 तो इसका आयतन क्या होगा। घनाभ का संपूर्ण घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 216, तो घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² और 6a² बराबर जो है 216, 6 से काटेगा 216 को तो 36 बार में कटेगा, a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 6। आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, a क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, इसका आयतन भी होगा 216, ऑप्शन दिया हुआ है डी 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ 1:64, तो उसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल का अनुपात निकालना। आयतन एक का अनुपात आयतन मान लेते हैं v1 दूसरा का v2, तो आयतन का अनुपात दिया हुआ 1:64। अगर मान लेते हैं कि जो पहला घन है उसका भुजा दिया हुआ a और दूसरा का b, तो a क्यू से b क्यू का जो रेशियो दिया हुआ 1/64, यहाँ से a बाई बी का वैल्यू हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा 1/64, 1 बाई क्या होगा 4, तो जो इसका भुजा का जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा। अब इसका निकालना संपूर्ण परिक्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि TSA1 रेशियो TSA2 का वैल्यू और TSA1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6a² बाई क्या होगा 6b², तो 6 से 6 कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी का होल स्क्वायर और a बाई बी करेंगे तो ये क्या होगा 1/4 का होल स्क्वायर यानी कि 1/16, इसका आंसर हो जाएगा 1/16 यानी कि 1/16, ऑप्शन दिया भी 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो दो बेलन दिया हुआ जिसका आयतन समान है इसका आयतन मान लेते हैं v1 है और इसका आयतन v2 है और इसका ऊंचाई h1 है और इसका h2 है, इसका h1 है और इसका h2 है और त्रिज्या मान लेते हैं इसका r1 है और इसका r2। आयतन दिया हुआ बराबर दिया हुआ यानी कि v1 बराबर क्या दिया v2,
तो इसका अगर त्रिज्या r1 है, ऊंचाई अगर h1 है, तो इसका आयतन क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर h1। और इसका अगर त्रिज्या r2 है, ऊंचाई h2 है, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर h2। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। और दिया हुआ था इसका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h2/h1, h2/h1। और ऊंचाई का अनुपात था 1:2, तो दूसरा का हो जाएगा 2:1। तो ये r1/r2 का जो वैल्यू होगा होगा 2/1 का 2/1। यहाँ से r1/r2 का वैल्यू हो जाएगा √2/1, यानी कि √2:1। तो इसका त्रिज्या का जो अनुपात होगा √2:1। ऑप्शन दिया हुआ इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन है जिसका वक्र क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार का व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, तो उसका ऊंचाई ज्ञात करना। एक बेलन है जिसका वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ 1760। अगर इसका त्रिज्या अगर r मान लेते हैं और इसका ऊंचाई अगर h मानते हैं, तो इसका वक्र क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। और ये 2πrh का वैल्यू क्या दिया हुआ 1760। तो 2πrh का वैल्यू दिया हुआ 1760। व्यास दिया हुआ इसका 28 दिया हुआ, व्यास 28 है, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 22/7 गुने r की जगह पे 14 गुने h बराबर 1760। 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में, तो h बराबर होगा 1760/2 गुने 22 गुने 2। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 6 6 76, 11 7 66, 160। 2 से कटेगा ये 80 बार में, और फिर 2 दूना 4, 4 से ये कटेगा 80, 20 बार। तो जो बेलन है उस बेलन का ऊंचाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया हुआ इसका सी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त के एंगल O बराबर थीटा डिग्री, तो चाप AB की लंबाई क्या होगा। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र दिया हुआ O दिया हुआ है और एंगल AOB बराबर दिया हुआ है थीटा डिग्री। AOB क्या है, थीटा डिग्री। AOB दिया हुआ थीटा डिग्री। तो पूछा जा रहा है चाप की लंबाई क्या होगा। ये AB है, इसकी चाप की लंबाई क्या होगा। तो चाप की लंबाई होता है 2πr थीटा बटा 360। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L और आधार त्रिज्या R हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का में हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा, और जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा TSA होगा, वो होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है πrl, और नीचे वाला जब आधार का क्षेत्रफल जुट जाता है तो ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का अगर त्रिज्या अगर r मान लेते हैं, तो जो आधार होता है वृत्त के आकार का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। जब कॉमन लेते हैं पाई r, तो ये होता है पाई r इंटू एल प्लस आर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोला है जिसका आयतन का अनुपात दिया है 125:27, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो गोला है, अगर गोला का मान लेते हैं त्रिज्या एक का कैपिटल R है से डिनोट कर रहे हैं और छोटा वाला को स्मॉल r। इसका आयतन V1 जो हो जाएगा वो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, और इसका V2 जो होगा वो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगा। तो इसका आयतन का अनुपात दिया हुआ था 125:27, यानी कि V1/V2 दिया हुआ था 125:27। V1 की जगह पे क्या पुट करेंगे 4/3 पाई r क्यूब, और V2 के जगह पे क्या पुट करेंगे 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 125/27। 4/3 पाई 4/3 पाई क्या होगा कैंसिल। इसको हम क्या लिख सकते हैं r/r का होल क्यूब इक्वल टू 125/27। इधर क्यूब है उस जगह पे क्यूब रूट चढ़ेगा, तो r/r इक्वल टू क्यूब रूट क्या होगा 125/27। यहाँ से हम क्या हो जाएगा r/r इक्वल टू 5/3। तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वो 5 क्या होगा 3 होगा। पूछा जा रहा था इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है TSA1। इसका
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को TSA1 से डिनोट कर देते हैं और इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को TSA2 से। तो TSA1 बाय TSA2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका अगर त्रिज्या अगर कैपिटल R है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4 पाई R स्क्वायर और इसका अगर स्मॉल r है तो 4 पाई स्मॉल r का 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। R बाई R का होल स्क्वायर और R का वैल्यू क्या दिया हुआ है? कैपिटल R से स्मॉल r का रेशियो क्या? 5/3। तो 5/3 का होल स्क्वायर 5/3 करेंगे तो 25/9। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा 25:9। ऑप्शन दिया हुआ है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा? एक गोला है जिसका त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और इस गोले को पिघलाकर के एक शंकु बनाया जाता है जिस शंकु का ऊंचाई दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है आर का वैल्यू क्या होगा? तो जब एक ठोस से दूसरे ठोस में ढाला जाता है तो उसका आयतन सेम होता है, यानी कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो पूर्ण के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम अगर इसका रेडियस अगर मान लेते हैं कि R1 है तो इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R³ और इसका स्मॉल r, इसका R और H इसका त्रिज्या और ऊंचाई है, इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R²H। तो दोनों आयतन क्या होगा? सेम होगा जब एक ठोस को दूसरे में बदला जाता है। तो 4/3 पाई R³ इक्वल टू 4/3 पाई R1³ इक्वल टू 1/3 पाई R²H। यहाँ से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4R1 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा R²H। अब R1 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो इसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 × 8 का क्यूब इक्वल टू R²। इसका त्रिज्या निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ 32, तो R गुने क्या हो जाएगा? 32। यहाँ से 4 गुने 8 का क्यूब 8 × 8 × 8 बराबर 8 × 32। 8 चौका 32 से 32 कैंसिल, R बराबर हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। R का वैल्यू होगा 64, सॉरी R² बराबर क्या होगा? 64। तो R का वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोला का व्यास क्या होगा? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है TSA का फॉर्मूला था 4 पाई R²। तो 4 पाई R² का वैल्यू दिया हुआ 616 दिया हुआ। तो पूछा जा रहा है इसका व्यास क्या होगा? तो 4 गुने पाई की जगह पे 22/7 गुने R² इक्वल टू 616। यहाँ से R² इक्वल टू क्या होगा? 616 गुने 7/4 गुने 22। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 25 क्या होगा? 55, 6 6 66, 11 6 66, फिर 2 4 दूना 8, 8 से कटेगा 7 वर्ग। R² इक्वल टू 49, R का वैल्यू क्या होगा? 7 और R 7 है तो पूछा जा रहा था व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 7 गुना क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि पी वाई दिया हुआ y + 1 × y² + 2 × y का पावर 4 + 6 और gy दिया हुआ y² - 3y + 1। तो py by gy का घात पूछा जा रहा है। तो py का जो घात हो जाएगा उसे पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो पहला का पावर py का वैल्यू क्या दिया हुआ है? y + 1 y² + 2 और फिर दिया हुआ y का पावर 4 + 6 और gy दिया हुआ है g ऑफ y इक्वल टू y² - 3y + 1। तो py बाय gy का घात पूछा जा रहा है, यानी कि जो इसका भागफल आएगा उसका घात क्या होगा? तो गुना में क्या होता है? पावर जुट जाता है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 4 है। तो py का जो गुणनफल होगा इसका घात हो जाएगा 7 हो जाएगा और py का घात 7 है और gy का घात 2 है। पावर घटता है भाग में, पावर हो जाएगा इसका 5। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो पहला घात 3 का है तो ये नहीं होगा। दूसरा वाला को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 16 प्लस 8x इक्वल टू 3x प्लस 4। ये जो होगा द्विघात समीकरण होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का वैल्यू क्या होगा। जो द्विघात समीकरण दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो मूलों का गुणनफल दिया हुआ -4, तो p का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस p माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 0। a का वैल्यू x² के गुणांक को a बोलते हैं, b का वैल्यू हो जाएगा -5, x के गुणांक को बोलते हैं b बोलते हैं, और c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो p माइनस 10 होगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का काम करेगा। मूलों का गुणनफल दिया हुआ है -4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ -4, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, जब कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो यहाँ से c/a करेंगे तो c का वैल्यू क्या दिया p माइनस 10 बाई a का वैल्यू दिया हुआ है 1 इक्वल टू क्या होगा -4, नीचे में 1 है कोई मतलब नहीं उसका, -4 प्लस 10 p का वैल्यू हो जाएगा 6, p का वैल्यू क्या होगा 6, ऑप्शन दिया हुआ C 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस 2 px² माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड है तो p का मान होगा। समीकरण x माइनस 2 जो है वो px² माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड है x माइनस 2, x माइनस 2 अगर गुणनखंड है तो x माइनस 2 बराबर 0 जो होगा वो इसका शून्य होगा, x का वैल्यू क्या होगा 2। अब इस बहुपद में जहां जहां पे x है उसके जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो p गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 4p माइनस 8 इक्वल टू 0, 4p बराबर क्या होगा 8, तो p बराबर क्या हो जाएगा 2, तो p का वैल्यू 2 होगा, ऑप्शन दिया हुआ a p इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो। तो वास्तविक और समान के लिए कंडीशन होता है d का वैल्यू जो होता है 0 होता है। d किसको बोलते हैं विवेचक को, विवेचक का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, और वास्तविक और समान के लिए कंडीशन होता है d इक्वल टू 0। d जब 0 के बराबर करेंगे तो b² माइनस 4ac 0, तो b का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k बराबर 0, तो 36 माइनस 4k इक्वल टू क्या होगा 0, तो माइनस 4k इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर क्या हो जाएगा 9, k का वैल्यू 9 होगा, ऑप्शन है बी k इक्वल टू 9। अगला है द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ 4/3x² 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 के बराबर 0 के मूलों का प्रकृति बतलाना है। तो मूलों का प्रकृति विवेचक से पता चलता है, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। इसमें a का वैल्यू क्या दिया हुआ 4/3, b का वैल्यू दिया हुआ -2 और c का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। विवेचक निकाल लेते हैं, तो b² माइनस 4ac, b का वैल्यू दिया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे क्या 4/3 और c के जगह पे क्या 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 4 में से 4 घटाएंगे क्या होगा 0। तो d का वैल्यू जब 0 होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है समान, तो वास्तविक और समान मूल की प्रकृति पूछा जा रहा था, और d का वैल्यू 0 है, d 0 होता है जब मूल वास्तविक और समान होता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। इसका मूल निकाल लेते हैं, y² प्लस क्या 3y माइनस 18 बराबर 0, इसको फैक्टराइज कर लेते तो y² प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर क्या होगा 0। y कॉमन खींचेंगे पहला दो टर्म में, तो y इंटू वाई प्लस 6, लास्ट के दो टर्म में -3 कॉमन खींचेंगे तो y प्लस 6 इक्वल टू 0, y प्लस 6 दोनों जगह, तो y प्लस 6 कॉमन खींचेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1 -6 और y बराबर 3,
तो एक मूल दिया हुआ था -6, दूसरा मूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x² -8x + 5 = 0 के मूल अल्फा और बीटा, तो वैल्यू पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो सेम टर्म आएगा LHS और RHS सेम होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय बी का वैल्यू क्या है -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 बाय 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय, तो सी का वैल्यू क्या है 5/1। तो इसके जगह पे पुट करेंगे 8 का स्क्वायर -2 गुने क्या होगा 5, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 - 10 बराबर क्या होगा 54। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 54, और ऑप्शन दिया हुआ 54 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² - bx - c के मूल होंगे। अगर कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है तो इसका द्विघात सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac/2a होता है। यहाँ पे b का साइन निगेटिव दिया हुआ और c का भी साइन निगेटिव दिया हुआ है। फॉर्म दिया हुआ है ax² - bx - c = 0 का क्या हो, तो जहाँ पे b प्लस होगा वहां पे क्या माइनस था वो कहा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +b ± √b² माइनस, और सी निगेटिव है और सी निगेटिव है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, तो प्लस क्या होगा 4ac/2a का 2a। आंसर हो जाएगा x बराबर b ± √b² + 4ac क्या होगा 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x² + 2x + p 2x² + 2x + p = 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ qx² + qx² + qx + 18 = 0 के मूल का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो pq - p का मान क्या होगा। यहाँ पर डाटा कुछ मिसिंग है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य क्या होगा। 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य क्या होगा, तो 5 का प्रथम 7 गुणज क्या होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 होगा। इसका प्रथम गुणज क्या होगा 5 गुना, तो हम क्या जानते हैं कि k का प्रथम n गुणज का योग होता है k × n × n + 1/2 होता है। तो k यहाँ पे क्या है 5 है, योग अभी निकाले तो योग का फॉर्मूला k × n + 1/2 होता है। तो k योग हो जाएगा 5 गुने n कितना है 7 है, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे 7, तो 7 गुने 8 बाई क्या होगा 2, 2 से ये कटेगा 4 बार में, तो 7 चौका 28, 5 गुने क्या होगा 28, ये इसका योग आया। लेकिन हमको क्या निकालना माध्य निकालना, और माध्य निकालने के लिए योग बटा क्या होता है कुल संख्या, तो योग क्या है 5 गुने 28 और संख्या टोटल कितना था 5 के 7 को गुना दिया, तो 7 से काटेंगे 4 बार में, 5 चौका क्या होगा 20, तो माध्य आएगा 20, ऑप्शन दिया हुआ है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य का निकालना है 20, 13, 20, 13, 18, 25, 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8 और 22 का। माध्य का निकालने के लिए या तो बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते या फिर घटते करते। बढ़ते क्रम में अगर सजाएं तो सबसे छोटा इसमें संख्या 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, और 9 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 दिख रहा है, 15 के बाद 18, 18 के बाद 15 के बाद 16 था, 16 के बाद 18 हो जाएगा, और 18 के बाद 20,
20 के बाद 21 है और 21 के बाद 22, तो 20, 21, 22 और लास्ट बच गया 25। अब जो मिडिल टर्म होगा वही इसका क्या होगा, माध्य का। तो टोटल टर्म है, टोटल टर्म 11 है, तो मिडिल टर्म होगा 6 टर्म, 5 इधर से छोड़ देते हैं और 5 इधर से छोड़ दें तो बीच में आ जाएगा 11। तो ये मिडिल टर्म है मध्य, और मिडिल टर्म में क्या होता है, माध्य का। तो माध्य का क्या हो जाएगा, इसका 16 होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ बी 16। अगला निकालना बहुलक निकालना। बहुलक में रॉ डाटा के लिए क्या होता है कि जिसकी परमार्थता सबसे अधिक होता है वो बहुलक होता है। इसमें सबसे अधिक बार आया हुआ है 25, तो इसका इस डाटा का जो बहुलक होगा वो 25 होगा। अगला है कि एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है और माध्य 38.2 है, तो बहुलक क्या होगा। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो माध्यिका की जगह पे क्या पुट करेंगे 40 और माध्यिका की जगह पे क्या पुट करेंगे 38.2, ये हो जाएगा 40 या 120 माइनस 38 गुना 76.4। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 44 दशमलव क्या हो जाएगा 6। तो इसका 43 दशमलव क्या होगा 6 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10 का मान 9 है, तो x का मान क्या होगा। मान दिया हुआ x का, x प्लस 3 का, x प्लस 5 का, x प्लस 7 का और x प्लस 10 का मान दिया हुआ है 9 दिया हुआ। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 है 5, तो x टोटल हो गया 5x प्लस 8 7 15 10 25 इक्वल टू 9 5 45, 5x इक्वल टू 45 माइनस 25, 45 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20, x का वैल्यू हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू क्या होगा 4, और ऑप्शन दिया हुआ ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, ऑप्शन दिया हुआ ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.35 है, तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होता है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा ही 1 होता है। तो पी जो दिया हुआ 0.5 दिया हुआ है, तो पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.35, पी नॉट का वैल्यू हो जाएगा 0.65, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम की संख्या होती है। जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम की संख्या होता है 8 होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऑप्शन दिया 0.5, 1.9, 80% और 3/4। 1.9 जो होगा प्रायिकता का मान संभव नहीं, क्योंकि प्रायिकता का जो पॉसिबल वैल्यू होता है 0 या 0 से बड़ा, 1 या फिर 1 से छोटा, जो कि 1.9 जो है इस रेंज से बाहर है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे के फेंक में कम 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता क्या था। 5 या 5 से कम जब एक पासा को फेंका जाएगा तो ये आ सकता है 1 2 3 4 5 6, 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता क्या है, टोटल 5 है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 5/6, ऑप्शन देवा डी 5/6। अगला देवा 2.31 2.13 फिर 113 113, ठीक है। तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो अशांत अनावृत्ति है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये नेचर होता है अपरिमेय संख्या का, इरेशनल नंबर का, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे अगर 0 अगर लेते हैं तो और √2, तो 0 और √2 को गुना करेंगे तो ये 0 होगा, और 0 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन वही 2 को या फिर 3 अगर ले लेते 3 और √2, तो ये 0 और 3 ये परिमेय संख्या था और ये अपरिमेय संख्या, तो ये आएगा 3 √2, ये परिमेय भी हो सकता है और
अपरमेय भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अपरमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है 0.57 पे रेकरिंग, इसका सरलतम रूप क्या है? 0.57 इस पे रेकरिंग 57, तो जब रेकरिंग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.57 बाई क्या हो जाएगा 19। इसका रूल, इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है कि ऊपर में न्यूमरेटर में जो संख्या होगा वो पूरे को लिख देंगे और डेसिमल के बाद जितना अंक पे रेकरिंग नहीं होगा उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में करने के लिए डेसिमल के बाद जितना रेकरिंग होता है उतना 9 देते हैं और डेसिमल के बाद जितना रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 देते हैं 9 पे। तो यहाँ पे क्या था, एक भी अंक पे डेसिमल के बाद रेकरिंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57/99। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 57/99 नहीं है, ये कटेगा 19 से काटेंगे तो 19 दिया क्या होता है 97, 19 से 3 से काटेंगे ये होगा 33। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो सरलतम रूप है सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 19/33, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि 140 को लिखा गया है, जो इसका घातीय रूप है अभाज्य गुणनखंड के घातीय रूप, उसमें 2 का पावर x इंटू 5 का पावर 1 y इंटू क्या है 7 का पावर z। तो पूछा जा रहा है x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू क्या हो। तो जब 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो 140 का अभाज्य गुणन 2 से क्या होगा 70, फिर 2 से क्या होगा 35, फिर 5 से क्या होगा 7। तो 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 बराबर क्या 2 का पावर x इंटू 5 का पावर y इंटू 7 का पावर z। जब इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 2, जिसका बेस सेम है उसका पावर भी सेम हो जाएगा। जब तुलना करेंगे तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू भी 1। पूछा वैल्यू जा रहा था x प्लस वाई माइनस जेड का, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 2। अगला है 6 प्लस रूट 125, 6 प्लस रूट 125 और माइनस 3 प्लस रूट 5 और फिर प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 क्या है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूट 125 जो होता है वो इसको हम लिख सकते हैं 5 बाहर निकल जाए तो 5 रूट 3, ये माइनस 3 और ये माइनस रूट 5 1 और ये माइनस 4 रूट 5। ये टोटल रूट 5 की संख्या कितना है 5 है। यहाँ पे होता 5 रूट 5 होगा, तो 5 रूट 5 है और ये दोनों मिलकर के 5 रूट माइनस 5 रूट 5 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 3 प्लस 1, 6 1 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 और 4 कैसी संख्या है? परमेय संख्या, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला 0.375 को जब पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा तो क्यू का रूप क्या होगा और घातीय रूप में, तो 0.375 है। जब डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या होगा 375/100 होगा और 25 से काटे हजार होगा, 25 से काटेंगे तो ये 40 बार में और 25 से काटेंगे तब 25 से कम 25 125 15 बार में, फिर कटेगा 5 से तो ये 3 बार में और फिर 5 से कटेगा तो ये 8 बार में। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 इसमें है और 5 नहीं है तो 5 का पावर क्या हो जाए 0, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 छोड़ करके उसके पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब क्यू को लिखा जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा 105 है, जिसमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ए और बी दो संख्या मान लेते हैं, तो दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो उसी संख्या के एलसीएम और उसी संख्या के एचसीएफ के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। जिसमें दोनों संख्या का मौसा दिया 15 और लौसा 105 और संख्या एक संख्या दिया 5, तो मान लेते ए दिया हुआ 5, बी निकालना है और इस दोनों संख्या का जो मौसा दिया हुआ 15 दिया हुआ और लौसा दिया हुआ 105, 5 से काटेंगे 15 को 3 बार में और जब 3 बार में कटेगा तो 105 दिया क्या हो जाएगा 315। तो बी का वैल्यू जो दूसरी संख्या होगा वो 315 होगा, ऑप्शन दिया हुआ इसका सी। अगला दिया हुआ भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर दिया हुआ 43, क्यू बराबर दिया 31 और आर बराबर दिया 32, तो ए का वैल्यू पूछा जा रहा है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। जो बी का वैल्यू दिया हुआ है वो 43 दिया हुआ है और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 31 दिया हुआ है और आर का वैल्यू दिया हुआ है 32 दिया हुआ है।
तो 43 गुने 31 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1365। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1365। ए का वैल्यू हो जाएगा 1365। ऑप्शन दिया हुआ है इसका ए 1365। अगला दिया हुआ है कि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो बी जो होगा वो धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यू का कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे चाहे सम या फिर विषम, वो हमेशा ही क्या होगा सम होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि उसके हर को हम 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में अगर लिख ले रहे हैं तो उसका दशमलव क्या होगा शांत होगा। 11/700 700 को हम 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिख सकते तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। 91 बाई क्या है 2100। तो 7 से काटेंगे 13 बार में, 7 से कटेगा ये 300 बार में। फिर भी इसको हम 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये शांत नहीं हो। जो तीसरा दिया हुआ ऑप्शन 343 बाई 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3। यहाँ पे 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब बाई 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने क्या 7 का पावर 3 से 7 का पावर 3, ये आ जाएगा 1 बाई 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3। तो यहाँ पे क्यू को जो लिख लिए जो हर है डिनोमिनेटर उसको 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा शांत होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का, तो साइन थीटा इंटू क्या कॉट थीटा का व्युत्क्रम, तो साइन थीटा गुने कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉस बटा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाए तो कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम पूछा जाएगा रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन 12 डिग्री कॉट 38 डिग्री और कॉट 52 डिग्री और कॉट 78 डिग्री। तो टेन और कॉट ये दोनों जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो टेन और कॉट बराबर होता है। तो ये दोनों किसी एक को अगर हम चेंज अगर कर लेते हैं इसमें से, जैसे दिया हुआ 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री कॉट 52 डिग्री और कॉट 78 डिग्री। अगर इसको हम चेंज करते हैं कॉट के टर्म में तो ये हो जाएगा कॉट 78 डिग्री, और इसको अगर टेन के टर्म में चेंज करेंगे तो टेन ये हो जाएगा 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। ये दोनों रेसिप्रोकल होता है टेन और क्वेश्चन होगा इसमें कॉट 12 डिग्री कॉट 38 डिग्री कॉट 52 डिग्री और कॉट 78 डिग्री होना चाहिए। तो किसी एक को चेंज जिसका एंगल का सम 90 डिग्री होगा उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। जब इसको 10 के टर्म में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 78 डिग्री, और इसको अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 10 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। अब 10 और कॉट रेसिप्रोकल होता है तो कट जाएगा 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या है 1। ऑप्शन दिया हुआ है इसका ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 90 माइनस थीटा
कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और कोसेक सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या रूट टू कॉस थीटा। तो कॉस को अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू और ये होता है टेन थीटा इक्वल टू रूट टू। पूछा जा रहा सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो सेक थीटा उसका वैल्यू क्या दिया हुआ सेक टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ रूट टू। 1 प्लस क्या होगा रूट टू का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस 2 यानी कि क्या होगा रूट थ्री। तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी रूट थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? थ्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री। रूट थ्री का स्क्वायर 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 9। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी त्रिभुज का आंतरिक कोण है, तो कोसेक ए प्लस बी बाई टू किसके बराबर होगा? तो एबीसी दिया हुआ त्रिभुज के आंतरिक कोण है, तो कोसेक ए प्लस बी बाई टू जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो एबीसी अगर आंतरिक कोण है तो ए प्लस सी किसके बराबर होगा 180 के बराबर। अब ए प्लस बी एक साइड है तो ए प्लस बी को एक साइड रहने देते हैं, 180 माइनस सी को दूसरी तरफ। ए प्लस बी बाई टू है तो दोनों तरफ क्या करते हैं दो से भाग, दोनों तरफ दो से भाग देने पर जब दोनों तरफ दो से भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस सी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस सी बाई टू। अब ए प्लस बी बाई टू के जगह के साथ जो रेशियो लगा हुआ कोसेक लगा हुआ, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं कोसेक। तो दोनों तरफ कोसेक लेने पर जब दोनों तरफ कोसेक लेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस सी बाई टू। और कोसेक 90 माइनस सी होता है सेक बाय टू। तो कोसेक ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक सी बाय टू। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी बी सेक टू बाय टू सेक सी बाय टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को के गुने किया जाए तो पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर मान लेते हैं त्रिज्या को के गुना किया जाए तो पहले त्रिज्या के आर था, अब त्रिज्या को जब के गुना किया जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आर के हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल a1 क्या होगा पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो a2 पाई इंटू के आर का होल स्क्वायर। के आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई इंटू के स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर आगे लिख करके पाई आर स्क्वायर पुराने वाला का था क्षेत्रफल था तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर। जब इसके क्षेत्रफल को अगर हम दो गुना करते हैं तो नए वाला क्षेत्रफल आता है के स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर और पुराने वाले का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। तो पुराने और नए का क्षेत्रफल का अनुपात है, तो पुराने का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर और नए वाले का क्या है के स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, वन रेशियो क्या होगा के स्क्वायर। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 1 इंटू के स्क्वायर। अगला है कि एक अर्धवृत्त है, एक के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगा? तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस क्या होता है 2r। त्रिज्या दिया हुआ यहाँ पे के दिया हुआ आर के जगह पे के पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई के प्लस 2k। अब इसमें कॉमन लिया हुआ पाई के प्लस 2k, कॉमन के कॉमन ले लिया तो पाई प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी पाई प्लस 2k। अगला दो चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो जो पहिया उसका व्यास दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होता है वो 2 पाई आर होता है। तो दो चक्कर में क्या हो जाएगा दो गुने क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और त्रिज्या दिया हुआ इसका त्रिज्या दिया हुआ 42 सॉरी व्यास दिया हुआ 42 तो त्रिज्या क्या होगा इसका 21 होगा। तो दो गुने क्या होगा 2 गुने 22/7 गुने 21, ये से ये कटेगा 3 बार में, 2 दूना 4, 4 या 6, 4 या 12 और 22 गुने जब 12 करेंगे तो हो जाएगा 220
262, ये आ जाएगा 262 सेंटीमीटर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसके त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि पर एबीसी पर 4 बिंदु एबीसीडी बिंदु ऐसे है कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या, और उसकी परिधि पर 4 एबीसीडी 4 बिंदु ऐसे है कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो 4 बिंदु है इसके परिधि पे इस प्रकार से कि एक वर्ग, तो इसका त्रिज्या r होगा, तो ये इसका व्यास जो होगा वो इस वर्ग का क्या होगा, विकर्ण होगा, और व्यास हो जाएगा, ये त्रिज्या दिया हुआ था 8, तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका व्यास होगा 16, और जो व्यास होगा वर्ग का क्या होगा, विकर्ण होगा। तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वो किसके बराबर होगा, वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास क्या है 16। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2a, यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा 16/√2। पूछा क्या जा रहा था, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा का जगह पे क्या है a, तो a स्क्वायर, और a की जगह पे क्या है 16/√2 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 बाई क्या होगा 2, और काटेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर।